This is the revision class for payroll management. Payroll का मतलब होता है the list of employees. Okay? The meaning of payroll is list of employees who get salary from the organization. अगर आप इस कॉलेज को एक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ, जो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ से वो एम्प्लॉय है, नॉन टीचिंग स्टाफ एडमिन वाले एम्प्लॉय है, जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय है, अकाउंट्स में है वो एम्प्लॉय है, the one who is sitting at reception is an employee, the one who is serving people, serving water, serving tea, they are also employee of this organization. ठीक है, हर कोई जो इस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहा है, they are on the payroll of this organization. That is the list of employees who get their salary from this organization. Payroll दो वर्ड से बना है, you can see it. One is payroll and the other is management. Payroll का क्या मतलब होता है? List of employees. ठीक है, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे, ठीक है, कोई अकाउंट्स वाले ये बोल सकते हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे है, मतलब आई एम ऑन द लिस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हु इज गेटिंग their salaries paid by this organization. ठीक है, और मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी. प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी होता है, सैलरी बनाना जितना सिंपल साउंड करता है, इट्स नॉट दैट सिंपल. सैलरी में बहुत सारा एस्पेक्ट है, आप अलाउंसेस तक किए हैं, बट आई थिंक कि उसका एक क्विक रिविजन जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे अदरवाइज समझ नहीं आएगा कि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों अभी बहुत एचआर में पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, बहुत पहले मैन्युअली किया जाता था, ठीक है, बट नाउ वेरी एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर हैज कम, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर हैज कम, जिसमें सिर्फ सैलरी प्रोसेस नहीं होती है, और भी चीजें उसके साथ अटैच कर दी गई है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय का ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, any employees performance management. Okay, why is payroll management important to an organization? Say for example, this is an organization XYZ. Can you name some departments which are there in the organization? Administration, production, HR, finance, logistics, very good, operations, IT, जो टेक्नोलॉजी तुमने बोला, IT, ये हो गए मेन. एक्सेसरी स्टाफ होंगे ना, जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं वो होंगे. इन सब को मिला के, say for example an organization has 1.5 lakh employees. 1.5 लाख एम्प्लॉय किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. सैलरी में आज आप समझ जाए, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आफ्टर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यू विल बी प्रमोटेड टू सेकंड ईयर, someone else will be coming again to first year, I'll be teaching them, right? This is what happens in organization also. See, I am managing payroll department. आज आप सबसे नीचे लेवल पे ज्वाइन किए, फ्रेशर हो, सबसे नीचे लेवल 1 पे ज्वाइन किए. Tomorrow when you have experience you'll be promoted to second level, right? Your salary will increase, accordingly your PF will increase, your maybe your bonus increases, maybe second year when you are fixed in the organization you take some loan from the organization, there will be deduction from your salary. ये सब पेरोल मैनेज करेगी, तभी तो वो काट के या जोड़ के आपको अपना सैलरी देती है कि नहीं? आप अगर कंपनी से लोन लेते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट्स हर महीने कटता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, कटेगा, तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा कि नहीं? आपको पीएफ दिया जा रहा है, हर एम्प्लॉय का पीएफ सेम तो नहीं होगा, अलग अलग होगा. मान लीजिए कंपनी इंसेंटिव देती है, मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है,
वो अलग होगा। कोई हाफ डे गया, लीव विदाउट पे का सिस्टम है, जैसे say for example that company operates on unpaid leaves for the first year. आप जब कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। जनरली ऐसा होता है कि प्रोबेशन पे देयर इज अ सिस्टम ऑफ अनपेड लीव्स। मींस अगर आप एक दिन ऑफ जाते हैं, इफ यू डोंट कम टू द ऑफिस, योर वन डे सैलरी विल बी डिडक्टेड। यस, तो आपकी सैलरी तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी ना कि आप कितने दिन एब्सेंट हुए, आप कितना दिन हाफ डे लिए, राइट। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं तो आपने आपका लीव कैलकुलेट होता है। यू आर असाइंड दिस मेनी नंबर्स ऑफ लीव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, अर्नड लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव होगा, वो कैलकुलेट होगा कि इतना इतना कैजुअल लीव लिया इसने, इतना सिक लीव लिया इसने, राइट। सबका कैलकुलेशन करने के बाद ही सैलरी आती है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख एम्प्लॉय का मैनुअल कैलकुलेशन पॉसिबल है। Is it possible for 1.5 lakh people in the organization, for one HR department or accounts department, to calculate it manually? Is it possible? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत नीचे चली जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगा मैनुअल से, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड। और टाइम, नेक्स्ट कैलकुलेशन एरर, नेक्स्ट छुट्टी, हाँ उसको आप डिस्क्रिपेंसी कह सकते हैं, ठीक है। वो डिस्क्रिपेंसी है टाइम कैलकुलेशन एरर। if it is done on manual basis it will be a huge cost to the company. आपको उतने लोग हायर करने होंगे ना 1.5 लाख लोगों का मैनुअल रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोच पा रहे हैं आप? टाइम तो लिख लिया, टाइम फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर, कैलकुलेशन एरर, डिले हो सकता है, हाँ। रिडंडेंसी हो सकती है, हो सकता है कि आप कोई फिगर किसी के साथ, अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन एरर मानना होगा उसमें। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, वी आर नॉट कैलकुलेटर्स, राइट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि we add a data to the same person or we leave out a data out of some error, possible है कि नहीं। सेकंड चीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां 1.5 लाख 2 लाख एम्प्लॉय काम करते होते हैं, और जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में सुना है? दिस इज द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है जो इंडिया की है, कोल इंडिया लिमिटेड। दिस ऑपरेट्स विद 8 सब्सिडरीज, 8 सब्सिडरी है इसकी इंडिया में, एक अफ्रीका में है, यानी एक अब्रॉड। इसमें सिर्फ इंडिया में लास्ट अप्रैल तक का डेटा है कि 2.72 लाख, 2.3 लाख के लगभग एम्प्लॉइज डिफरेंट एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में दे वर वर्किंग। 8 जगह की सब्सिडरी में, 2 झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, नागपुर, हाँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आसनसोल में। अब ये हमेशा पॉसिबल है मैनुअल रिकॉर्ड रखना कि कौन ज्वाइन किया कौन छोड़ा? ये संभव है? हो सकता है कि जो छोड़ा उसका डेटा अपडेट नहीं है और उसका आप डेटा बना दिए, सैलरी बना दी, है ना, क्योंकि दिस इज सच अ ह्यूज डेटा टू वर्क ऑन, राइट। तो मैनुअल पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है, जहां की बिजनेस को टाइम और कॉस्ट के ऊपर हमेशा ट्रेड ऑफ किया जाता है। every rupee saved is a rupee earned, right? and time, बिजनेस के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ही टाइम का है। जितना आप टाइम बचाएंगे, सेम मैन पावर से आप दूसरा काम भी करवा सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का एंगल बता सकते हैं आप, इसमें क्यों होगा अगर कैलकुलेट होगा?
बोलिए, जोर से बोलिए। बताइए। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये कैसे होगा अगर हम मैनुअली होगा और मिलेगा तब डिले अगर हो जा रहा है, प्रोजेक्ट डिले अगर हो जाता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए दूसरा एंगल एक और, ये दिस वाज वन पॉइंट। वाइस वर्सा ऑफ दिस ऑप्शन, या टाइमली हो जा रहा है तो दे विल बी कंटीन्यूअस मोटिवेटेड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अटेंडेंस इज right now attendance is as important to you as salary is to an employee. अगर 75% से कम होता है, you are forbidden to appear in the exam, right? तो आपको हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम अगर इस क्लास में प्रेजेंट है, if I am present in this class, I'll make sure the attendance is made. आप लोग टीचर्स के पीछे रहते हैं, मैम मेरा ऑफलाइन हो गया या ऐसा हो गया, तो आप बना दीजिएगा क्योंकि हम प्रेजेंट थे, राइट राइट। अब आप सोचिए कि यहाँ का सिस्टम ऐसा हो कि कभी टीचर बनाए कभी ना बनाए, ठीक है? आपके मन में डिससैटिस्फैक्शन होगी कि नहीं? क्लास करने का भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा कि अरे बनता तो है नहीं अटेंडेंस, क्लास करके भी पता नहीं बना कि नहीं बना आज का क्लास का, ये होगा कि नहीं? और ये सिर्फ आपका ही नहीं, अगर आपके साथ पढ़ रहे, मान लीजिए आपका सही सही बन रहा है लेकिन आपके फ्रेंड का नहीं बन रहा है, आप देख रहे हैं कि दैट फ्रेंड इज प्रेजेंट एवरी डे विद मी लेकिन उसका नहीं किया और आपका बन रहा है, तो आपके मन में डिससैटिस्फैक्शन होगा कि पता नहीं मेरा भी बनता होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं? तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा दूसरों को देख करके, ठीक है? होगा कि नहीं? इसी तरह से सैलरी होती है, अगर आपके साथ वालों की, अगर आपके पेयर की सैलरी अच्छे से नहीं बने, हमेशा डिडक्शन हो जाए और विदाउट रीजन डिडक्शन हो जाए, बिना मतलब कुछ का कुछ काट दे या एरर होता रहे, आपको डर लगेगा काम करने में, आपको परेशानी होगी, मेंटल डिससैटिस्फैक्शन होगा काम करने में, ये सैलरी तो बनती नहीं है सही से, इतना काम कर लेते हैं और सैलरी बनती नहीं, राइट? इसीलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेरोल मैनेजमेंट सही होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, क्या ठीक है मैंने बायोमेट्रिक लगा दिया, मेरा डेटा अपडेट हो गया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? मैंने हाफ डे ले ली, लीव डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया, अब मेरा सही से बन गया होगा। समझ में आया? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेरोल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी के टाइम पे, इतने इतने एम्प्लॉयज हैं और एचआर का पार्ट बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। एक टाइम था जब एचआर को सिर्फ ये कंसिडर किया जाता था कि they are supposed to be the mere negotiators of the employer, वो बैठा है किस लिए? सैलरी नेगोशिएट करने, हम आपको इतना नहीं दे सकते, और जब वो ज्वाइन कर ले तो उसका पर्सनल रिकॉर्ड बनाने, यही होता था ना। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी जब से प्राइवेटाइजेशन वगैरह होने लगी, उनको बहुत कॉम्पिटेंट होना पड़ा ना, तो इफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे आप? टेक्नोलॉजी बिना यूज किए इफिशिएंसी बढ़ सकती है? नहीं। इसलिए पेरोल मैनेजमेंट बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, गवर्नमेंट की, जो इंडिया में काम करती थी लेकिन इफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब सब में ये पेरोल का सॉफ्टवेयर लगने में शुरू हुआ। ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एचआरआईएस है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि इसके साथ जो हम बताए ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जोड़ दी गई। कैसे जोड़ दी गई? अब आप सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा ये कोशिश करती है, there's always a constant effort by the organization to grow more, to train their employees, ठीक है, to pay attention to those employees who are not good, right? अगर मुझे मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नया प्लांट खुल रहा है कहीं इंडिया में, कहीं एक जगह मैंने प्लांट खोलने को सोचा, कितना कॉस्ट लग गया मेरा, किसी प्लांट को खोलने का करोड़ों रुपए का दांव पे लगा होता है, तो आई विल मेक श्योर कि आई सेंड द मोस्ट एलिजिबल पीपल, मोस्ट ट्रेन्ड पीपल, मोस्ट स्किल्ड पीपल, जिनका बैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेन करने का, तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड देखेंगे। ये मेरे लिए संभव है कि हर आदमी के फाइल को पलट पलट करके देखें, 2 लाख एम्प्लॉय के पलट पलट के देखें किसने बढ़िया काम किया? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। I'll just log into my details with the employer's ID,
एम्प्लॉयज आईडी, और हम देखेंगे कि पूरे साल उसने कैसे परफॉर्म किया, उसकी रेगुलरिटी कैसी रही, उसका अटेंडेंस कैसा है, उसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, टाइम पे काम खत्म किया कि नहीं किया। ठीक है, फटाक से हम ट्रेनिंग रिकॉर्ड निकालेंगे। जब भी ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट बॉर्न बाय द कंपनी, कोई कंपनी आपको ऐसे ही ट्रेन नहीं कर देगी, वो आप में थोड़ी पोटेंशियल देखती है, उसके बाद ट्रेन करती है। अब बीए के स्टूडेंट को सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन पढ़ाने से कोई फायदा है? कंप्यूटर का ही स्टूडेंट ढूंढेंगे ना, वो पाइथन पढ़ लेगा तो वो हमको हेल्प कर सकता है, उसका स्किल ग्रो करना है, होगा कि नहीं? इसीलिए दैट इज व्हाई ट्रेनिंग जोड़ दी गई। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसके साथ जोड़ दिया गया। कुछ एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर हैं जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल जोड़ दिया गया। क्या होता है कि जब रात में, जब आप लॉग आउट करते हैं, लॉग ऑफ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, you send a detail of what you did the entire day. One copy is going to the supervisor, जो आपका immediate reporting manager है, उसके पास जाता है जब आप फीड करते हैं कि ये काम किया, इतना किया आज का, and the other copy goes to payroll software. वो डायरेक्टेड होता है कि आपका डेटा फीड हो रहा है, तभी तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के साल का रिकॉर्ड दिखाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्या है, परफॉर्मेंस जज होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही बैच में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, माने 200-250 लोगों का एक बैच है, इंफोसिस ले जाती है ना 200-250 के बैच में, ले गई। द कंपनी हायर्ड 200 पीपल, बट आफ्टर 1 year will the performance of all 200 people be mandatorily same? No. अब कंपनी को ये तो बहुत बड़ा कॉस्ट है कि उसने आपको हायर किया, हायर में रिक्रूटमेंट इज अ कॉस्ट बॉर्न बाय द कंपनी, ठीक है, फिर आपको ट्रेन किया, उतने दिन आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, साल भर आपने काम किया, तो काम किया तो क्या हुआ कि आप ऑर्गेनाइजेशन से पूरा अवेयर हो चुके हैं, आप फेमिलियर हो चुके हैं। शुरू के 2 महीने काम करने में ज्यादा मुश्किल होती है कि बाद में काम करने में मुश्किल होती है? शुरू में, क्योंकि आप सीख रहे होते हैं कि कैसे काम होता है, किसको रिपोर्ट करना होता है, कम्युनिकेशन कैसा है, कैसे बिहेव करना है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, राइट? सब सीख लिए आप, और साल भर के बाद आपका परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। व्हाट विल यू डू? व्हाट विल द कंपनी डू? They will find your record, and if the company feels that you are not up to the mark, they will train you. और इससे पता चलता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अलग पूरा चैप्टर है एचआर में, मे बी 3rd ईयर में आपको पढ़ना होगा। तो अगर हम एचआर लेंगे देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या होता है, फायदा नुकसान सब कुछ। As of now, you just understand कि पेरोल बहुत सारे काम करता है। आपको इस एड ऑन कोर्स में पेरोल समझना है कि क्या होता है। अभी समझ में आ गया? पेरोल सॉफ्टवेयर सैलरी कैलकुलेट करता है। सैलरी का बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है ना, बहुत सारी चीजें। सिंस योर फर्स्ट ईयर यू डोंट नो एनीथिंग, बट डोंट पैनिक, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे भी यू हैव टू गेट जस्ट a little bit exposure, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, little bit exposure of what all of them are. Okay, someone from the back said कि अकाउंट्स में है पेरोल। क्यों अकाउंट्स में होता है? देखिए, जब आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप किसी न किसी टैक्स स्लैब में आते होंगे, किसी न किसी टैक्स स्लैब में आएंगे। जब पैसे कमाने लगेंगे तो टैक्स भरेंगे ना, सैलरी पे टैक्स होगा। 5 लाख से नीचे के स्लैब में आएंगे या 5 के ऊपर का, या जो भी स्लैब है। आपका लेवल चेंज हुआ तो टैक्स स्लैब भी तो चेंज हो जाएगा, होगा ना। आपका एग्जेम्पशन सबका अलग अलग होगा, कोई कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा होगा, कोई कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा होगा, राइट? हाउस रेंट पे एग्जेम्पशन मिलता है, तो जो लोग अपने मकान में रहते हैं वो भी अपने पापा से लिखवा लेते हैं कि मैं आपके यहाँ रेंट पे रहता हूँ, रहते हैं ना। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पेच होती है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में, राइट? तो क्योंकि इसमें कॉस्ट का फैक्टर है, सैलरी बनाने में अकाउंटेंसी लगती है, ठीक है, इसीलिए कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में
जनरली, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, जनरली क्या होता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है पेरोल, ठीक है। इसीलिए आप कहीं कहीं देखेंगे कि अकाउंट्स को पेरोल के साथ एसोसिएट करके बताया गया है, वहां पेरोल अकाउंट्स देखता है। But for most other organizations, big organizations, for a company as big as Infosys, TCS, ऐसी कंपनीज में पेरोल कौन देखता है? HR डिपार्टमेंट। MBA? हाँ, MBA ऐसा नहीं, कोर्स बहुत सारा है इसका सर्टिफिकेशन कोर्स बहुत सारा होता है, क्योंकि इसमें अभी हम आगे बताएंगे आप लोग को। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में आप सैलरी ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप सैलरी दे सकते हैं। गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी कंपनी कितनी बिग है या कितनी छोटी है, आप प्रॉफिट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, यू हैव टू पे सर्टेन मिनिमम वेज टू योर एम्प्लॉइज, उससे कम आप नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक लॉ है, एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेरोल बनाते समय देखना होता है। ओके, so payroll management is this. Payroll management is basically what? Are you not feeling well? What happened? Okay, so payroll management is what? Payroll management is processing of salary, right? Processing of salary. Compensation management पढ़ेंगे हम salary structure पढ़ने के पहले। Compensation क्या होता है? Do you have this written? लिखवाए थे हम, वो लिखा हुआ है, लिखा है ना, ये लिखा तो होगा। And if you don't have, you can borrow it from your friends. Okay, I'll just quickly make you revise all of these things. Compensation management. What is compensation management? Overcoming the loss. ये वो वाला compensation नहीं है, जिसको क्षतिपूर्ति जिसको तुम कह रहे हो ना, ये वो compensation नहीं है। Compensation management हम लोग पेरोल में पढ़ रहे हैं, salary structure में। Okay. Compensation management is the sum of extra कुछ मिलता है सैलरी से, extra नहीं, this is the sum of all the financial and non-financial benefits, financial and non-financial benefits which are given to the compensation management। क्या होता है? This is the sum of all the financial and non-financial benefits which are given to an employee for the services that they render to the organization। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देते हैं ना, काम करते हैं तो आप सर्विस दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बदले में in lieu of that all the financial benefits that you get and all the non-financial benefits that you get, ये समझिए आप, ठीक है। यहाँ से आपको पेरोल समझना होगा, यहाँ से हम सैलरी शुरू कर रहे हैं। सैलरी का मतलब अभी तक आपको जनरली ये समझ में आता होगा पैसा, पैसा ही समझ में आता है, लेकिन सैलरी जब कॉम्पेंसेशन की हम बात करते हैं तो उसमें नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसी भी देती है मोटिवेट करने के लिए, जो कि नॉन फाइनेंशियल होता है, पैसा तो नहीं देती है लेकिन फैसिलिटीज देती है उसके बदले, और वो फैसिलिटीज आपको मजबूर करती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो और ऑनेस्टली काम करें, ठीक है। बेनिफिट्स में सारी चीजें हम पढ़ाएंगे कि तो
compensation, always remember, जब आप compensation बोलेंगे तो you will not just name it as financial compensation, financial benefits. It will be both financial and non-financial, direct and indirect. Okay? कोविड में वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल कॉमन हो गया, यही ट्रेंड हो गया, यही हो गया ना, everybody is working work from home. But this work from home was a very privileged thing before COVID. किसी को अगर मिल जाए तो बहुत, जो लोग जिनका एक्सीडेंट हो गया, जो ऑफिस नहीं आ सकते हैं, जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे होते थे, इन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करने पे ऑर्गेनाइजेशन देती थी फ्लेक्सिबल आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, कि ठीक है, ओके, यू कैन गेट द वर्क कंप्लीटेड इवन एट होम. तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स में आती थी, और अभी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया, राइट? The IT companies just booming like anything because they have cut so much on their cost. एक आइडिया भी मिल गया, एक आइडिया भी मिल गया, ट्रायल हो गया, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशंस रहती तो शायद वर्क फ्रॉम होम इतने बड़े मास के लिए आईटी कंपनी नहीं करती, अगर फेल हो जाती तो. लेकिन ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, वाईफाई का कॉस्ट इतनी कंपनी में दी जाती है, सारा आप इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड कॉस्ट जितना पड़े यहाँ, वो तो सब बच गया, मतलब रेंट वगैरह को छोड़ के, राइट? ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, ये सब बचा ना. कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, गूगल, बिल्कुल, वो तो अगले साल तक के लिए अनाउंस करती, राइट? दीज आर वेरी लार्ज कंपनीज. ओके, हाँ, इसी में भी है, इसी में भी है. आपका कोविड में क्लास कैसे चल रहा था? कुछ कंपनी, अब एयरपोर्ट वर्क फ्रॉम होम पे ऑपरेट कर सकता है क्या? कर सकता है एयरपोर्ट. अनअकैडमी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको, इसी को तो कहते हैं इनोवेशन, कि बाहर एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट जो तुमने पढ़ा, कि देयर आर, कोविड क्या था? एक्सटर्नल बिजनेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था ना, जो अनकंट्रोलेबल था, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकी, और सिर्फ इंडिया क्या, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया. तो जो लोग अपने आप को इनोवेट कर पाए वो बिजनेस सर्वाइव किया, जो नहीं कर पाए वो डूब गया ना. जो रिसोर्सेज नहीं पूल कर पाए, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा सकी, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास उतना पैसा नहीं है, जूम वगैरह पे क्लास कराने में पैसा लगता है, यू नीड टू बाय दैट, राइट? तो वो डूब गए. छोटे कोचिंग ये सब वाले लोग बहुत परेशान हो गए, जिनके यहाँ बच्चे भरे रहते थे, ठीक है, वो बंद हो गया, और उनके पास में भी उतना रिसोर्सेज नहीं था कि वो सब कुछ पूल कर सके. इतना हर बच्चे के पास फोन नहीं होता है, अचानक बदल भी नहीं सकता. हर बच्चे के पास फोन होता है, एटलीस्ट स्कूल तो जाता था. तो यही होता है, बिजनेस कब क्या फैक्टर आ जाएगा, उसी के लिए हम लोग, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है इंटरनल, उसकी हमेशा स्वॉट एनालिसिस जो पढ़ाए थे हम, कि स्वॉट एनालिसिस इसीलिए करते रहना जरूरी होता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो अपने स्ट्रेंथ को इनकैश करो कि हमारा स्ट्रेंथ ये है. जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर स्ट्रेंथ होता है, गूगल, इन लोगों के, ये लोग जिन लोगों को लेते हैं, दे आर लाइक जेम्स. ऐसे किसी को लेता है क्या? रिसोर्सेज तो है, कैपिटल भी है, बट पीपल वर्किंग इन गूगल एंड ऑल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर लाइक रियल जेम पीपल. ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में डायरेक्ट भी बेनिफिट्स होगा और इनडायरेक्ट भी बेनिफिट्स होगा. नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद सैलरी का स्ट्रक्चर. अभी सिर्फ कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट समझो. आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा यानी पैसा, और इनडायरेक्ट यानी बेनिफिट्स. ओके, क्या क्या फायदा हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो क्या क्या फायदा हो सकता है उसका, बताइए. टाइम हो जाएगा, टाइम से पहले वर्क हो जाएगा. नहीं, आप यू थिंक लाइक एन एम्प्लॉय. ओके, यू आर गोइंग टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? सैलरी देखते हैं. दिस इज माय नेचुरल इंस्टिंक्ट, यू विल ऑलवेज लुक एट द सैलरी. इसीलिए कहा जाता है एक सेंटेंस, पीपल गो बाय व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन पेज रादर देन व्हाट इट सेज. आप क्या कहते हैं उससे हमको मतलब नहीं है, आप क्या पे करते हैं वो बताइए. होगा कि नहीं? हमारा बिजनेस यहाँ है, वहाँ फैला है, वहाँ फैला, पैसा देगा नहीं, आप काम करेंगे?
मनी को आपका शायद डू यू हैव ओबी इन योर सिलेबस थर्ड ईयर? वी विल होगा, थोड़ा बहुत एक्सपोजर होगा उसमें। एक इंडिविजुअल बिहेवियर में मोटिवेशन एक चैप्टर है, ठीक है? तो उसमें एक हाइजीन फैक्टर और पढ़ लिया आपने? You studied motivation? Yes, yes. मोटिवेशन में हर्जबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी। हर्जबर्ग की थ्योरी थी। हर्जबर्ग की कौन सी थ्योरी थी? टू फैक्टर थ्योरी। वेरी गुड। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, वेरी गुड। चलो याद तो है। हाइजीन फैक्टर था एक एंड मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में कौन से फैक्टर्स आते थे? सैलरी आता है, बस इसी से मतलब था आपको। सैलरी, सैलरी नहीं बोलो, इसको बोलो मनी, ठीक है? मनी। क्या था हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर्स में? व्हाट वाज द डिफरेंस? कोई बता सकता है? सैटिस्फिकेशन नहीं, सैटिस्फैक्शन। हाँ, मोटिवेशन नहीं देता। वेरी गुड। और कोई? और उसके बाद मोटिवेशन बताइए। तो इस थ्योरी से क्या समझे? What can you derive from this theory? ये थ्योरी से क्या समझ में है? ये थ्योरी, दिस इज, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये थ्योरी सबसे रेलेवेंट थ्योरी है। ये ह्यूमन लाइफ में सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट होती है और इसी लेवल से आप सीख लेंगे। देखिए, हाइजीन फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी बोली जाती है, ठीक है? इस थ्योरी में हर्जबर्ग ने बोला कि वर्किंग प्लेस पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका रहना तो जरूरी है, नहीं रहने से डिससैटिस्फैक्शन होगा। समझिए बात को, ध्यान से सुनिए। If these factors are not present, they will cause dissatisfaction. हाइजीन फैक्टर्स अगर नहीं होंगे तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, इसीलिए हाइजीन फैक्टर्स को डिससैटिस्फायर्स भी बोला जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इनके रहने से मोटिवेशन नहीं होगा, ज्यादा करने से भी ज्यादा सैटिस्फैक्शन, ठीक है? हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके रहने से डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन उनके रहने से सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। अब ये कैसी बात हो गई? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। दिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट, बट प्लीज ट्राई टू गेट इनटू दैट। आपने कभी किसी और से सुना है कि नहीं, जैसे बड़े भैया दीदी कोई काम कर रहे हो या पेरेंट्स अगर काम कर रहे हो, जनरली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट की नौकरी तो कोई छोड़ता नहीं है, तो उसमें कंप्लेंट भी कम आते हैं। बट ऐसे अगर आप देखेंगे, लोग कहेंगे पैसा सही देता है पर वर्क कल्चर बहुत खराब है कंपनी का। गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो गवर्नमेंट छोड़ता नहीं है ना कोई, वो तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी वाली बात हो जाती है। वर्क कल्चर क्या? वर्क कल्चर तो रिटायर होने वाले आदमी को भी ट्रेनिंग पे भेज देता है, इतना पैसा बर्बाद करता है, जिसका कि 2 महीने बाद रिटायरमेंट है। वो क्या काम देगा? ट्रेनिंग का पैसा खर्च किया, सरकार का पैसा। ये सुना है ना कि वर्क कल्चर खराब है या बॉस एब्यूसिव है, मैनेजर एब्यूसिव है, कितना भी काम कर लो पर ये है, वर्किंग आवर कुछ नहीं है, जाने का टाइम है, आने का टाइम ही नहीं, ये सब सुना होगा। तो वहाँ सैलरी तो मिल रही है, तो फिर डिससैटिस्फैक्शन क्यों है? इसलिए क्योंकि वहाँ मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं है और सैलरी को, मनी को हाइजीन फैक्टर्स में रखा जाता है, इसीलिए कि अभी देखिए आप लोग तो ज्वाइन करेंगे तो जोश जोश में बस पैसे का रहता है कि पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं, हर जगह नहीं। लेकिन अगर आप एक टाइम के बाद
सैलरी तो फॉर ग्रांटेड चीज है, आप काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी। तो फिर आप सैलरी से मोटिवेट होना बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद। फिर आपको लगेगा कि वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप अगर काम कर रहे हैं, यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, आप रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, ठीक है, इज्जत मिलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां ग्रोथ का और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपको कोई बोलेगा इसी कंपनी में आओ 1 लाख देंगे और इसी 1 लाख पर रिटायर कर जाना, आएंगे आप? नहीं आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि 2 साल काम कर लिया, अब मार्केट की ये डिमांड है, आई शुड एनहांस माय स्किल, तो आप बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करेंगे, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और वर्किंग कंडीशंस भी इसमें आता है, ठीक है। जैसे कि देखिए कैसे समझाएं हम, जैसे आप यहाँ क्लास करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी होनी ये तो फॉर ग्रांटेड बात है ना, कि आप पढ़ने ही आए तो पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी हो रही है, क्लास में लाइट नहीं है, एसी नहीं है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी तो आप क्लास में इतना पेशेंटली क्लास कर पाएंगे? दिक्कत होगी ना क्लास करने में। तो फिर वहां पे सिर्फ पढ़ाई कैसे फैक्टर रहा? तो देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। और मोटिवेशन में वही सब आता है कि रिकॉग्निशन होना चाहिए, आपके अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के करके फोटो लगा देते हैं। ये सब क्या होता है कि बाकियों को भी मोटिवेशन मिलता है कि ओके, इफ आई वर्क नाइसली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई अचीव द टारगेट, आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आई विल बी पेड लिटिल मोर, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। मोटिवेशन में जो हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, सबसे ऊपर क्या था? मैस्लो की नीड हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और उसके नीचे सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सबको अच्छा लगता है अगर हमें कोई अपने काम के लिए रिकॉग्नाइज करे, काम सोशली हमें अक्लेम मिले, रिस्पेक्ट करे फॉर द वर्क दैट वी डू। हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें कोई रिकॉग्नाइज करे तो अच्छा लगेगा, ये ह्यूमन नेचर है। तभी तो मोटिवेशन को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ा जाता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में समझना, बोथ एज एन इंडिविजुअल एंड इन टीम्स। जितनी बड़ी कंपनी है वो अब टीम कॉन्सेप्ट पे आ रही है, टीम बिल्डिंग पे। आप अकेले बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको टीम बिल्डिंग होनी चाहिए। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट एक टीम को असाइन किया जाता है, इंडिविजुअल को असाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप में आपका बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर, वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। और ये किसी एचआर मैनेजर को समझना बहुत जरूरी होता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। उसी तरीके से हम उसको उसकी एप्रोप्रिएट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं उसमें से, राइट। एक और थ्योरी पढ़ी होगी डेविड मैकक्लेलैंड की थ्योरी। मैकक्लेलैंड की, डेविड मैकक्लेलैंड की, डेविड मैकक्लेलैंड की थ्योरी में होगा ना, एफिलिएशन था, पावर था, और एफिलिएशन था, पावर था और एक अचीवमेंट था। नहीं पढ़े? ठीक है, कभी बता देंगे। तो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स अदर देन कॉम्पेंसेशन। इसीलिए मोटिवेशन की थ्योरी बताए। 5 मिनट है, 5 मिनट बता देते हैं सिर्फ कॉम्पेंसेशन क्या, मैनेजमेंट से क्या होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट। नए लोग ज्यादा आएंगे। आपको पता है कि कोई सैलरी अच्छी देती है कंपनी और बेनिफिट्स अच्छे देते हैं, आपको ऑब्वियसली लगेगा कि मेरा हो जाए उस कंपनी में, आप ट्राई करेंगे उसके लिए। अट्रैक्टिंग न्यू टैलेंट, रिटेनिंग न्यू टैलेंट, रिटेनिंग ओल्ड टैलेंट। जो आ गए आईटी वगैरह में, अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अट्रिशन का। छोड़ छोड़ करके स्किल सीख लिए, 2 साल हो गया, अब हाइक के चक्कर में वो कंपनी छोड़ते हैं, कंपनी को बहुत नुकसान होता है उससे। इसीलिए वो रिटेन करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दे ट्राई देयर utmost in their utmost way to retain that talent। जाएंगे तो हम तुमको ट्रेन किए, तुम 2 साल मेरे यहाँ काम किए, अब अगर तुम्हारी जगह पे हम दूसरे को लगेंगे तो हमको तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे में। मेरे लिए ये ज्यादा आसान है
कि हम तुम्हारी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दें और तुम्ही से काम कराएं, रादर देन कि हम एक फ्रेश हायर करें। ये बहुत बड़ा एचआर का प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑप्शंस बहुत खुल गए। ठीक है, तो अट्रैक्ट करना टैलेंट को, रिटेन करना, उनको मोटिवेट करना अच्छे पैकेज से। अच्छा पैकेज रहेगा तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होगा, उनका मोटिवेशन होगा। आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आपको एक एथिक्स भी रहेगा कि भाई आई एम बीइंग पेड वेल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये रिकॉर्ड है कि जितने मैक्सिमम स्ट्राइक्स हुए हैं कंपनी में, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। वो इंडस्ट्रियल रिलेशन बुरे होने की वजह से, और द मैटर वाज मनी, पैसे की ही वजह से स्ट्राइक हुए हैं। कभी बोनस बढ़ाने के लिए, कभी वेज बढ़ाने के लिए जो स्ट्राइक्स हुआ है, मास में स्ट्राइक किया गया है, उसमें से मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ द केसेस वर बिकॉज ऑफ मनी इशू। इसीलिए पैसा सही रहना ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कॉम्पेंसेशन समझ में आ गया थोड़ा बहुत? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सैलरी स्ट्रक्चर। ऑल दैट आई हैव गिवन यू आप एक बार रिवाइज करके आएंगे उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।